तो हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे 8th क्लास के साइंस के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम द माइक्रो वर्ल्ड है। आप देख पा रहे होंगे। और माइक्रो वर्ल्ड में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जीव होते हैं जिनको हम डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम नहीं देख सकते। उनको माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो सिंपल आइज से, आप नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकती हैं। तो आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे से ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। जहां हम खड़े हैं, अभी आप बैठे हो या खड़े हो, उस एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो हमें उनके बारे में चर्चा करनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, वो कैसे होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और चलिए इसको शुरू करें। सबसे पहले उन्होंने बताया है ऑल द एनिमल और प्लांट आर ऑल द एनिमल और प्लांट ऑफ द सेम साइज। उन्होंने कहा दुनिया के सारे जानवर और पौधे एक जैसे साइज के होते हैं क्या? नहीं, चींटी छोटी सी होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है। डू यू नोटिस हाउ द साइज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी। और आप नोटिस करते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक काय को बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज कितना वेरी करता है, मतलब कितना अंतर होता है उनकी साइज में। तो हम देख पा रहे हैं अलग अलग साइज के हैं। सम आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज। और उन्होंने कहा है कि उनमें से कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि भाई उनको हम नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल आइज से देख ही नहीं सकते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज दे कैन बी सीन ओनली व्यूड थ्रू ए माइक्रोस्कोप। उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा। ये ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा जीव, बहुत छोटे जीव होते हैं, क्योंकि इनको हम केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखा दूंगा। अगला जो टॉपिक है वही है व्हाट इज ए माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप क्या है? तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज द व्यूअर्स टू सी ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच अदरवाइज कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। उन्होंने कहा है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्यूअर्स को अलाउ करता है ऐसी चीजें देखने के लिए जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। द माइक्रोस्कोप दैट बी यूज इन आवर लेबोरेटरी इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रो जो अपनी लैब में, जो अपनी लैब में प्रयोगशाला जिसको कहते हैं स्कूल की, तो उसमें एक माइक्रोस्कोप रखा है, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट इज व्यूड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड स्पेसिमेन। और जो ऑब्जेक्ट को हम उस माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं उसको स्पेसिमेन कहते हैं। अब स्पेसिमेन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप जो उस माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं वो स्पेसिमेन कहलाता है। अब है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई कितनी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमको पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं। लेकिन ये कितनी तरह के होते हैं? तो हवा में पाए जाने वाले जीव कितनी तरह के हैं, इनको क्लासीफाई करने का ट्राई किया है साइंटिस्ट लोगों ने। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या बताया है। देयर आर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव बीन नोन टिल नाउ। हमारे पास लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं जिनको हम जानते हैं अभी तक। दे वेरी इन शेप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। और वेरी मतलब वो बहुत अलग अलग होते हैं शेप में, आकार में। साइज यानी छोटा बड़ा कितना है, लेंथ हाइट में, हेल्थ हाइट में। और कैरेक्टरिस्टिक यानी उनके लक्षणों में। तो उनके लक्षण अलग अलग होते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है, उनका साइज अलग अलग होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूबिक्विटस, दैट इज दे फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यूबिक्विटस मतलब हर जगह पाए जाने वाला। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं। इन द एयर, हवा में, सॉइल, वाटर, इवन ऑन द सरफेस ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग बीइंग। उन्होंने कहा है कि वो हर जगह है, वो हवा में है, वो मिट्टी में है, वो पानी में है, वो निर्जीव चीज़ों के ऊपर, जैसे टेबल कुर्सी, उनके ऊपर भी हैं, उनके अंदर भी हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी, सारे जानवरों के ऊपर भी हैं, हर जगह हैं, मतलब जहाँ भी आप देख सकते हो। बैक्टीरिया ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दे आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। अलग अलग फीचर्स के हिसाब से उनकी कुल 5 ग्रुप बनाए गए हैं। दे आर बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। और ये 5 ग्रुप के नाम हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बैक्टीरिया से।
आपने सुना होगा बैक्टीरिया का नाम। बैक्टीरिया उन्होंने क्या बताया आपके लेवल से, देखते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर। उन्होंने कहा है वो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर जगह ही होते हैं। और दे आर 4 टाइप बेस्ड ऑन देयर शेप, और शेप के हिसाब से वो इस तरह के होते हैं। कोकस, बेसिलाई, वेब्रियो और स्पेरेला। जो राउंड शेप होता है उसको कोकस कहते हैं, राउंड शेप बैक्टीरिया कोकस कहलाएगा। रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलाई कहलाएगा। कर्व्ड बैक्टीरिया को वाइब्रो कहेंगे या विब्रियो कहेंगे, कॉमा जैसे, जो कॉमा लाइक होता है, देखो आपको दिख रहा होगा। और स्पाइरल, जो ऊपर स्प्रिंग जैसा है, उसको स्पाइरेला कहेंगे। ये कॉमन बैक्टीरियाज थे। आगे बताया उन्होंने फंगाई। फंगाई क्या कहलाता है? हैव यू सीन डर्टी ग्रीन फ्लफी पैचेस ग्रोइंग ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड दैट यू फॉरगेट टू कीप इन द फ्रिज। उन्होंने कहा है कि आप ऐसी ब्रेड जिसको फ्रिज में रखना भूल गए हो, उस पर हरा हरा कुछ पैचेस से, धब्बे से बन जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रेड माउल्ड, और ये ब्रेड माउल्ड है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फंगी, और जो हरा हरा उस पर लगा है वो एक तरह का फंगस या फंगी है। फंगी आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फंगी क्या है? यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये क्या होते हैं? शायद आपने पढ़ा हो। प्रोकैरियोटिक जिनमें कोई सेल ऑर्गेनील नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और दूसरे हाथ पर जो ऑन द अदर हैंड देयर आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डबल वॉल्ड न्यूक्लियस and multiple of cell organelles they contain, but that's not our topic of discussion। हम देखेंगे इसको अगले किसी टॉपिक में। तो बस इतना जान लो कि फंगी जो है वो यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो कि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड ऑन डिकेइंग मैटर फॉर न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन के लिए डिकेइंग मैटर या सड़ते गलते पदार्थ पर डिपेंड रहते हैं। हाँ, राइजोपस और पेनिसिलियम फंगी के एग्जाम्पल है। बस यही लिखा है आपकी किताब में। आगे देखो उन्होंने बताया प्रोटोजोआ। दे आर फाउंड मेनली इन फ्रेश वाटर बॉडीज। प्रोटोजोआ कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर बॉडीज में भी पाए जाते हैं, और सॉइल में भी पाए जाते हैं। तो मेनली कहाँ पर पाए जाएंगे? नदियों, तालाबों में, समुद्र में और सॉइल में। दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, हमेशा सिंगल सेल में ही पाए जाएंगे। फंगी जैसा मल्टी सेलुलर नहीं होगा, डेड डिकेइंग पे नहीं रहेंगे। अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। ये प्रोटोजोआ है। अगला है एल्गी। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन लेक एंड पॉन्ड्स। ये तालाबों में और झीलों में पाए जाते हैं, यानी कि रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। दे कैन बी सिंगल सेल लाइक कैलेमाइडोमोनास टू मल्टी सेलुलर लाइक कैल्प। वो कैलेमाइडोमोनास की तरह सिंगल सेल, एक सेल वाला, और कैल्प की तरह मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। एक्चुअली एल्गी, आपने एक तरह का एल्गी वो देखा होगा जो तालाबों के ऊपर हरा हरा जम जाता है, वो भी एल्गी ही है। कैलामाइडोमोनास एंड स्पाइनोगायरा एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कैलामाइडोमोनास है और ये स्पाइरोगायरा है, ये एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखते हैं वायरस। दे आर फाउंड एवरीवेयर। वायरस तो भाई हर जगह ही पाए जाते हैं। आजकल कोरोना का इतना हमला चल रहा है कि क्या ही बताएं। तो वायरस हर जगह पाए जाते हैं, बैक्टीरिया जैसे। वायरसेस आर टू स्मॉल टू बी सीन विद ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी हम इसको नहीं देख सकते हैं भाई। ए वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद ए मैग्निफिकेशन ऑफ 1000 इज यूज्ड टू व्यू देम। ठीक है, 1000 गुना ज़्यादा बड़ी चीज़ दिखाने वाला एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब हम यूज़ करेंगे तब जाके हम वायरस को देख पाएंगे। वायरसेस आर विजिबल ओनली प्रेजेंट इनसाइड, विएबल ओनली प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग बॉडी। और वायरस विएबल मतलब जिंदा फॉर्म में या फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते, तो वो जिंदा हमें तभी दिखेंगे जब वो किसी लिविंग चीज के अंदर होंगे, जैसे किसी होस्ट के अंदर पाए जाएंगे तभी वो लिविंग होंगे, अदरवाइज वो डेड। हाँ, बाहर डेड पाए जाते हैं भाई। दे कैन लिव इनसाइड प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया एज वेल। वो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया, किसी को नहीं बख्शते, सबको इन्फेक्ट करते हैं, सबके अंदर रहते हैं। दे बिहेव एज नॉन लिविंग थिंग्स व्हेन दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी होस्ट। जब वो किसी होस्ट में नहीं हो, किसी मेजबान में नहीं हो, किसी के अंदर नहीं हो, अगर बाहर एनवायरनमेंट में आपको कहीं पाए जा रहे हैं नॉन लिविंग, मतलब किसी नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर या हवा में, तो वो नॉन लिविंग ही रहेंगे, मरे हुए रहेंगे। हेपेटाइटिस वायरस एंड
रोटा वायरस है एग्जाम्पल ऑफ वायरस, और कुछ वायरस के एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ हेपेटाइटिस वायरस जो हेपेटाइटिस बी बीमारी पैदा करता है और रोटा वायरस इसका भी एग्जाम्पल है। तो ये सारे आपको 5 में पता चल गए हैं। आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बोथ ए boon एंड ए bane टू मैनकाइंड बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन। उन्होंने कहा है कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग वायरस हमारे लिए वरदान या अभिशाप दोनों हो सकते हैं। सम आर यूजफुल एज दे हैव कमर्शियल यूज इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज वाइल सम हैव मेडिसिनल यूज। उन्होंने कहा है कि कुछ हमारे लिए उपयोगी हैं क्योंकि हम उनसे खाना भी तैयार कर सकते हैं, दही वगैरह, बेवरेजेस पेय पदार्थ जैसे अल्कोहल वगैरह भी बनवा लेते हैं बैक्टीरिया वायरस से या फिर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वाइल सम है मेडिसिनल यूज, कुछ से तो भाई हम दवाइयाँ भी बनाते हैं। हाँ, बैक्टीरिया से मिलने वाली दवाई को बैक्टीरिया वायरस को ही मारते हैं वो। सम आर हार्मफुल एज दे रैक हैवॉक इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। उन्होंने कहा है कि कुछ बहुत नुकसानदायक होते हैं क्योंकि वो एक तरह की तबाही लाते हैं बीमारियों के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो देखेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाभदायक सूक्ष्मजीव। Some microorganisms find uses in medicine, agriculture, food, beverage industries and dealing with environmental hazards. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर सकते हैं दवाइयाँ बनाने में, खेती करने में, खाना बनवाने में, बेवरेज यानी पेय पदार्थ बनवाने में, और एनवायरमेंटल हैजार्ड यानी पर्यावरण के नुकसानों से डील करने में भी इनको हम मदद ले सकते हैं। अब आगे लिखा है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम मेडिसिन या दवाइयाँ कैसे बनवाते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो पदार्थ होते हैं जिनको हम खाते हैं तो हम बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, हम बैक्टीरिया वगैरह को मार पाते हैं। केमिस्ट की दुकानों पर, मेडिकल पे मिलती हैं ये दवाइयाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनवाई जाती हैं। तो एंटीबायोटिक आर सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। एंटीबायोटिक ये पदार्थ हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लिए जाते हैं। दे किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, और वो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब या सूक्ष्म जीवों को खत्म करते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए तो हम खाएंगे भाई उनको। दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, और इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोजम्स को पैथोजन कहेंगे। पैथोजन मतलब बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। एंटीबायोटिक्स आइदर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन और किल देम। जो एंटीबायोटिक हमने खाई है या तो वो उन खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगी या फिर उनकी ग्रोथ रोक देगी। तो ग्रोथ रोक देगी तो वो अल्टीमेटली जितने बचे होंगे भाई उनकी एज भी तो होगी तो वो मर जाएंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से हम एंटीबायोटिक्स बनवाते हैं उनसे और खाते वगैरह हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। इनसे हम वैक्सीन भी बनवाते हैं। अभी कोरोना की वैक्सीन का बहुत जलजला चल रहा है एक तरह से, मतलब बहुत तेज़ी से वेट हो रहा है पूरी दुनिया को जो लगाई जानी है। तो देखते हैं वैक्सीन क्या है, कैसे बनवाते हैं। व्हेन ए फॉरेन पार्टिकल एंटर्स आवर बॉडी इट स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट एक्ट अगेंस्ट इट। उन्होंने कहा है कि जब हमारे शरीर में एक बाहर की कोई चीज़ आती है, ठीक है, बाहर का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो हमारा इम्यून जो सिस्टम है, हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमको जो बीमारियों से बचाती है, ऐसा सिस्टम है हमारे अंदर, सैनिक लगे हैं। बाहर से कोई आया हम फोड़ के खा के ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे ही कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ऐसे पदार्थ पैदा करता है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करते हैं उनको मारने का। दीज सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल इज कॉल्ड एंटीबॉडी। और ये जो हमारे शरीर ने उन गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ बनाया है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीबॉडीज इन द बॉडी प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ए डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड इम्यूनिटी एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो उन्होंने कहा है कि ये एंटीबॉडी हमको क्या करती हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक सुरक्षा तंत्र प्रोवाइड करती हैं, और यही सुरक्षा तंत्र जो है इम्यूनिटी कहलाता है। अब हम आगे चर्चा करें। मैं फ्रीक आउट हो गया था क्योंकि 2 बार इम्यूनिटी लिख दिया। एक्चुअली डेफिनेशन में वो शब्द आना नहीं चाहिए। इम्यूनिटी की डेफिनेशन में इम्यूनिटी कैसे दे दिया इन्होंने, पता नहीं, देखते आगे। आफ्टर द फॉरेन पार्टिकल हैव बीन क्लियर्ड
These एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी टू एक्ट अगेंस्ट एनी सच अटैक इन द फ्यूचर। और जब हम इन पैथोजन को मार देते हैं, ठीक है, ये एंटीबॉडी इन पैथोजन को मार दिया मान लो, तो ये खत्म नहीं होती हैं, हमारी बॉडी में बनी रहती हैं, ताकि भविष्य में वो दोबारा आएगा वो बदमाश तो उनको फिर से मारेंगे। टू स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस ऑफ एंटीबॉडीज, inactive or attenuated form of pathogen administered to a healthy person through injection or oral administration। तो उन्होंने कहा है कि ये हम जब हमें खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराना होता है ऐसी वाली, तो हम क्या करते हैं, उस बाहर वाले फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह की या तो इनएक्टिव फॉर्म यानी कि वो कोई हरकत ना करे, लगभग मरी हुई हो, या एटीन्यूएटेड वीकेंड फॉर्म कमजोर फॉर्म को शरीर के अंदर एडमिनिस्टर कराते हैं। कैसे, या तो हम इंजेक्शन से या फिर ओरल से या फिर मुंह से कैसे भी शरीर के अंदर पहुंचा देंगे, हमारा शरीर उन्हें मारने के लिए वो एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, हमेशा जिंदा हमारे शरीर में बनी रहेंगी ताकि हम आगे इन बीमारियों से बच सकें। आगे लिखा है, दिस एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द पैथोजन ट्रिक द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इस कमजोर बैक्टीरिया से क्या होता है, हमारे शरीर में उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। जैसे मान लो किसी ने टिटनेस की वैक्सीन लगाई, तो टिटनेस की वैक्सीन में क्या होगा, टिटनेस के ही कमजोर पैथोजन होंगे, तो जिसको हमारी बॉडी आसानी से मार देगी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में अब जमा है। अब भविष्य में कभी भी टिटनेस का कोई पैथोजन हम पे अटैक करता है तो ये एंटीबॉडी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी, हमको टिटनेस नहीं होने देंगी। Once the antibodies are produced, they protect the body from any future attack by pathogen। सिंपल सी बात मैं बता चुका हूँ। The alternated form of microbe that stimulate body to produce antibodies, ठीक है, for example polio drops that are given to the children till the age of 5 is a vaccine against the polio disease। उन्होंने कहा है जैसे पोलियो की खुराक नहीं दी जाती है 5 साल से छोटे बच्चों को, तो ये क्या है, पोलियो की खुराक, एक्चुअली वो एक वैक्सीन है पोलियो के अगेंस्ट, ठीक है। आगे, देयर आर वैक्सीन अवेलेबल फॉर कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड। उन्होंने कहा है अलग अलग तरह की वैक्सीन आज बाजार में मौजूद हैं, कॉलेरा की भी है, स्मॉल पॉक्स की है, टाइफाइड की भी है, तो सारी वैक्सीन मौजूद हैं। तो इस तरह से ये वैक्सीन बनवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब अगला है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले है मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, जो आप ब्रेड खाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो कैसे, ईस्ट इज ए टाइप ऑफ फंगाई। ईस्ट एक तरह की फंगाई है, फंगाई हम पढ़ चुके हैं, तो एक तरह का फंगाई का नाम है ईस्ट। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, और ब्रेड बनाने में ईस्ट यूज होता है। ईस्ट सेल आर एडेड टू द फ्लोर वाइल मेकिंग द डो। उन्होंने कहा है कि जब डो बन रहा होता है ब्रेड का, जो वो नहीं होता एक तरह से आटा, गीला आटा, तो वो बन रहा होता है, उसमें ईस्ट डाल देते हैं। दीज ईस्ट सेल कैरी आउट फर्मेंटेशन दैट रिजल्ट इन द रेजिंग ऑफ डो। उन्होंने कहा है कि ये ईस्ट सेल फर्मेंटेशन करती हैं जिससे डो फूल जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है वो आपको नहीं पढ़ना है, बस आप इतनी प्रोसेस जान लीजिए। दिस मेक्स द डो स्पॉन्गी एंड इट इज़ बेक्ड। और इससे डो जो है उसका जो आटा है वो स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, और फिर उसे बेक कर लेते हैं, पका लेते हैं। इट गिव्स ए फ्लफी स्पंज लाइक टेक्सचर टू दी ब्रेड, और इसीलिए ब्रेड हमको फूली फूली दिखती है। अगला हम पढ़ें मेकिंग कर्ड। कर्ड बनाने में या दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज होता है। स्पूनफुल ऑफ कर्ड इज एडेड टू फ्रेश मिल्क टू चेंज इट इनटू कर्ड। उन्होंने कहा है कि अगर दूध को हमें दही में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, एक स्पूनफुल ऑफ, एक चम्मच कर्ड डाल देते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इनसाइड द कर्ड कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क टू एसिड। क्योंकि जो हमने कर्ड डाला है एक चम्मच, उसमें कोई लैक्टोबैसिलस नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। ये जैसे ही दूध में जाता है तो उसकी लैक्टिक एसिड को, उसकी लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये द एसिडिक मीडियम ऑफ मिल्क कॉस सीजन, ठीक है, कैसीन, ये कैसीन है,
प्रेजेंट इन दी मिल्क टू कोएगुलेट। और अगर ये मिल्क लैक्टिक एसिड में, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में बदली तो कैसीन नाम का प्रोटीन होता है मिल्क में, वो कोएगुलेट हो जाता है, जमना चालू हो जाता है। दिस कोएगुलेट फॉर्म ऑफ मिल्क इज कर्ड, और यही कर्ड है। आगे पढ़ें, मेकिंग चीज, चीज बनाना। ठीक, तो चीज बनाने के लिए क्या है, चीज आप लोग जानते हैं एक तरह का पनीर जैसा होता है कुछ, माई टॉम एंड जेरी में देखा होगा, स्विस चीज दिखाते हैं वो। द प्रोडक्शन ऑफ चीज ऑल्सो इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सर्टेन माइक्रोस्कोप लाइक लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। उन्होंने कहा चीज बनाने में भी लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स का यूज करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज। बिल्कुल वैसे ही होता है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स बदल देते हैं, जिससे चीज बन में बदल जाता है वो। A substance called rennet is added during the making of cheese which fast in the process। तो एक रेनेट नाम का पदार्थ डाल देते हैं जिससे मिल्क से चीज बनने की प्रोसेस और तेज हो जाती है, मतलब चीज जल्दी बनता है, पनीर जैसा होता है। अब देखो मेकिंग एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स का यूज होता है। एल्कोहल वही जो बिकता है। ईस्ट इज एडेड टू द एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रेप एंड बार्ली। तो ग्रेप और बार्ली के जो एक्सट्रैक्ट लिया है, जो हमने उनसे निकाला है, बार्ली मतलब जो, ग्रेप्स मतलब अंगूर, उसमें ईस्ट डालते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन देम इज आर फर्मेंटेड बाय ईस्ट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल एंड CO2। उन्होंने कहा है कि जो उसमें शुगर मौजूद होती है तो उसको फर्मेंटेशन कर देते हैं उसका ईस्ट, और उससे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एल्कोहल इज यूज एज वाइन एंड बियर, और इस एल्कोहल को वाइन और बियर के फॉर्म में यूज किया जाता है। 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अगली वीडियो में इससे आगे का चर्चा करेंगे। थैंक यू।